नमस्कार दोस्तों, हर्षि द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो देखिए, अभी तक हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किए। दो टाइप ऑफ रिफॉर्म्स होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। वन इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड सेकेंड इज यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोसीजर्स है, प्रोसेसेस है, उसमें चेंज होना चाहिए। बेसिकली उनका जो जुरिस्डिक्शन है उसमें भी चेंज होना चाहिए करके। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। देखिए, अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आप बात करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, हमेशा आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना चाहिए। अभी तक हमने जितने चैप्टर पढ़ा उसमें एक टॉपिक जरूर ऐसा था कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को हमें कैसे देखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, इंडिया हैज सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में जब भी बात हुआ है तो इंडिया ने हमेशा उसे सपोर्ट किया है। देखिए, मैंने आपको G4 ग्रुप ऑफ नेशंस के बारे में बोला था ना, जिसमें इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज है। वो भी यही चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स हो। बेसिकली जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप वगैरह उसमें रिफॉर्म्स हो। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं इंडिया सबसे ज़्यादा चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए करके। तो जब भी यूनाइटेड नेशंस में रीस्ट्रक्चरिंग की बात आई है तो इंडिया ने हमेशा उसे सपोर्ट किया है। It believes that a strengthened and revitalized UN is desirable in a changing world। देखिए, चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए एक एफिशिएंट, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है ग्लोबल पीस को, ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। सो इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स एन एनहांस्ड रोल फॉर द UN इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इंडिया ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस का एक एनहांस्ड रोल होना चाहिए। अभी जितना रोल है, अभी जितना पार्ट यूएन प्ले करता है, उससे ज़्यादा यूएन को प्ले करना चाहिए, है कि नहीं? कंट्रीज के बीच में डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इंश्योर करने के लिए यूएन को काम करना चाहिए। एंड इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द यूएन्स एजेंडा एज इट इज ए वाइटल प्री कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब इंडिया ये बिलीव करता है यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा में डेवलपमेंट एक सेंट्रल फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को अगर मेंटेन करना है तो डेवलपमेंट एक वाइटल प्री कंडीशन है। कहने का मतलब यह है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होता है? क्योंकि उधर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या फिर सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जिस वजह से पॉवर्टी है, हंगर है, लोगों की हालत खराब हो जाता है, लोग भूखमारी से मर जाते हैं। तब ऑब्वियस सी बात है वो प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फिर देखिए, पूरा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना वो ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सब की वजह से एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, या फिर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कंट्री का डेवलपमेंट एक वाइटल प्री कंडीशन है। तो ये कौन इंश्योर कर सकता है? यूनाइटेड नेशंस जैसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही इंश्योर कर सकता है। नाउ, इंडिया के मेजर कंसर्न्स क्या है यूनाइटेड नेशंस को लेके? One of the India's major concerns has been the composition of the Security Council, which has remained largely static while the UN General Assembly membership has expanded considerably। देखिए, 1945 में जब UN फॉर्म हुआ था तब 51 मेंबर कंट्रीज थे। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 51 मेंबर्स थे। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे वो करीब 193 हो चुका है। मतलब जनरल असेंबली का मेंबरशिप कंसिडरेबली एक्सपैंड हुआ है। पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है? 1945 में भी 5 परमानेंट मेंबर्स थे, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। अभी भी वही है। वैसे रिफॉर्म्स के लिए काफी डिमांड्स रहा है, फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है या फिर कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुआ है। तो इंडिया का डिमांड हमेशा यही रहा है दोस्तों कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। It also argues that an expanded council with more representation will enjoy greater support in the world community। तो अगर वर्ल्ड कम्युनिटी में और सपोर्ट चाहिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का रेलेवेंस को और बढ़ाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी काउंसिल का रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, उधर रिफॉर्म्स लेके आना पड़ेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को और एक्सपैंड करो और रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करो। और एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल में एक्चुअली देखा जाएगा तो रिफॉर्म्स हुआ था 1965 में। कैसे? नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज किया था। 1965 से पहले सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स और 11 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। अभी के हिसाब से कितना है? 5 परमानेंट मेंबर्स और 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स है कि नहीं? तो 1965 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का
नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो नंबर है 11 से 15 किया था, बट देयर वाज नो चेंज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स का जो नंबर है उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। Since then, the size of the council has remained stationary. The fact remains that the overwhelming majority of the UN General Assembly members now are developing countries. और एक important point, United Nations General Assembly की बात किया जाए, मैंने आपको बोला था 1945 में 51 मेंबर कंट्रीज थे, अभी के हिसाब से करीब 193 मेंबर कंट्रीज है। तो जनरल असेंबली में अगर आप देखोगे मेजोरिटी जो है डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इंडिया का आर्ग्यूमेंट यह है डेवलपिंग कंट्रीज की मेजोरिटी है जनरल असेंबली में, इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन को शेप करने में डेवलपिंग कंट्रीज का एक मेजर रोल होना चाहिए। तो जब भी यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई है, बेसिकली परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स का स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के बारे में बात हुई है, इंडिया हमेशा उसे सपोर्ट किया है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना यह भी रहा है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों से सिक्योरिटी काउंसिल के जो एक्टिविटीज है ना वो एक्सपैंड हुआ है, क्योंकि चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल के पास काम भी बहुत है। अब ये 5 परमानेंट मेंबर्स कब तक ये सब डिसाइड करते रहेंगे, तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, ये इंडिया का कहना है। एंड द सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स एक्शन डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल का जितने भी डिसीजंस है, अगर उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करना है, अगर सपोर्ट करना है, तो उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, दुनिया भर के जितने भी क्रिटिकल डिसीजंस है उसमें फाइनल वर्ड किसका है, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स का है। ऑब्वियस सी बात है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को सही नहीं लगेंगे। एक तो एक टाइप का कॉलोनियलिज्म हो गया ना, मतलब 193 मेंबर कंट्रीज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है उसमें फाइनल वर्ड 5 कंट्रीज के पास है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शंस को अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करना है तो उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, जो तभी पॉसिबल है जब सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप को आप एक्सपैंड करोगे। तो यही इंडिया का कहना रहा है दोस्तों। एंड एनी प्लान फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शुड देयरफॉर बी ब्रॉड बेस्ड। तो सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहता है तो वो एक ब्रॉड बेस्ड रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट। यही मैंने आपको पहले बोला, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मेंबर्स को देखोगे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर कंट्रीज है उसमें मेजोरिटी डेवलपिंग कंट्रीज है। पर हो क्या रहा है, जितने भी क्रिटिकल डिसीजंस हैं वो सब डेवलप्ड कंट्रीज लेते हैं। उनका क्या कनेक्शन है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, कुछ नहीं। तो डेवलपिंग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के इंडिया ये चाहता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाए, एक्सपैंड किया जाए, और जो भी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान करोगे उसमें डेवलपिंग कंट्रीज का रोल को इंक्रीज करना चाहिए। And not surprisingly, India itself also wishes to be a permanent member in a restructured UN. देखिए अभी तक हमने इंडिया के मेजर कंसर्न्स के बारे में बताया यूनाइटेड नेशंस को लेके। अब इंडिया का कहना यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया ये भी चाहता है खुद ही एक परमानेंट मेंबर बन जाए यूएनएससी का। इसके लिए कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स भी है। इंडिया ऐसे नहीं पूछ रहा है कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दो। इसके लिए सपोर्टिंग पॉइंट्स क्या क्या है। नंबर 1, इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, कंप्रेसिंग ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी के लिए तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना, पर इसी साल करीब जून जुलाई तक इंडिया जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनेगा, ये बात आपको पता होगा। मोर ओवर इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। यूनाइटेड नेशंस का अभी तक जितने इनिशिएटिव्स रहा है ना, लगभग सभी में इंडिया ने पार्टिसिपेट भी किया है। यूनाइटेड नेशंस का जितने पीस कीपिंग मिशंस रहा है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस रहा है, उसमें इंडिया का सपोर्ट हमेशा रहा है और अभी भी है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि इंडियन आर्मी और इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने कंटिजेंट भेजते हैं यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्री कोंगो में अभी भी चल रहा है यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन, जिसमें इंडियन फोर्सेस भी है। ठीक है, ये सबके अलावा द कंट्रीज इकोनॉमिक एमर्जेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाइज इंडियाज क्लेम टू बी ए परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए इंडिया का जो क्लेम है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए करके,
उसका कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। ये सबके अलावा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, इंडिया का इकोनॉमिक इमर्जेंस। आज के हिसाब से अगर आप देखोगे, इंडिया दुनिया का 5th या 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। रिसेंटली एक न्यूज आया था ना, इंडिया यूनाइटेड किंगडम को भी ओवरटेक किया करके, ठीक है। वैसे इंडिया का एक टारगेट ये है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। अभी के हिसाब से करीब 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और वर्ल्ड स्टेज में इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, ये बात भी आपको मालूम है। तो ये भी एक सपोर्टिंग पॉइंट है इंडिया क्लेम टू ए परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। And India has also made regular financial contributions to the UN and never faulted on its payments. आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ये टेबल दिखाया था। ये 2019 का डाटा है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटेज टू द यूएन रेगुलर बजट ऑफ 2019। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से है। टोटल कंट्रीब्यूशन का 22% यूएसए करता है। तो उसमें 21st पोजीशन में इंडिया भी है दोस्तों, 0.8% इंडिया कंट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इंडिया अभी तक अपना पेमेंट्स कड़क किया है। एक बार भी इंडिया अपना पेमेंट फॉल्ट नहीं किया है। ऐसा नहीं कि इस बार पैसे नहीं है, अगली बार दोनों एक साथ दे देंगे, ऐसा कभी इंडिया नहीं किया है। एंड इंडिया इज अवेयर दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो हैज सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड अफेयर्स में एक कंट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल को सिग्निफाई करता है वो, है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल G7 ग्रुप ऑफ नेशंस के बारे में आपने सुना होगा। आज की डेट में दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट ग्रुप ऑफ नेशंस आप बोल सकते हैं G7 जो है। इसमें जो कंट्रीज है ना, वो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सब एकदम टॉप में है। कौन कौन से कंट्रीज है वैसे G7 में? USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली एंड जापान। पहले रशिया भी हुआ करता था, तब ये G8 ग्रुप ऑफ नेशंस था। बट 2014 में जब रशिया यूक्रेन से क्रीमियन पेनिनसुला एनेक्स किया ना, तब रशिया को निकाल दिया। तो अभी के हिसाब से ये G7 ग्रुप ऑफ नेशंस है। तो G7 ग्रुप ऑफ नेशंस का मेंबर है, मतलब शान की बात है, मतलब एक कंट्री के लिए शान की बात है। वैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका परमानेंट मेंबर बनना मतलब एक बड़ी बात है कि नहीं? तो वर्ल्ड अफेयर्स में एक कंट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको सिग्निफाई करता है परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड दिस ग्रेटर स्टेटस इज एन एडवांटेज टू ए कंट्री इन द कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। देखिए, अपनी फॉरेन पॉलिसीज में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जब आप परमानेंट मेंबर होगे, आपके पास होगा वीटो पावर, तो आपको सपोर्ट करने के लिए कई सारे कंट्रीज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कल की डेट में आप इलेक्शंस में खड़े हुए और आप बन गए MLA, बाद में आप मिनिस्टर भी बन गए। अब मिनिस्टर बनने के बाद आपके पास पावर्स बहुत होंगे, तो बहुत लोग आपसे दोस्ती बनाने के लिए आएंगे। तब तक जो आपके दुश्मन भी होंगे ना, वो भी आके आपकी तारीफ करने लगेंगे, है कि नहीं? तो इसी तरह जब इंडिया परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनेंगे, तो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, बेसिकली इंडिया की तारीफ करने के लिए बहुत कंट्रीज आएंगे, क्योंकि उनका भी फायदा होगा इंडिया से दोस्ती करने से, है कि नहीं? और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत कुछ फर्क आएंगे। इंडिया अपना फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस भी और स्टैंडली ले पाएंगे जब वो परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी बनेंगे। तो वही लिखा है इधर, द रेप्यूटेशन फॉर बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। तो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने का मतलब यह है, आपको एक रेप्यूटेशन मिल गया कि आप एक पावरफुल कंट्री है। भले आप पावरफुल नहीं भी हो, तभी आपको एक रेप्यूटेशन मिल जाएगा। तो वो रेप्यूटेशन जब आपके पास आएगा ना, आपका इन्फ्लुएंस भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। मतलब देखिए, जब लोगों को पता चलेगा आप पावरफुल हैं, तो भले आप पावरफुल नहीं भी हो ना, लोग डरेंगे आपसे, आपका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत होगा। नाउ, despite India's wish to be a permanent veto wielding member of the UN, some countries question its inclusion. देखिए, इंडिया चाहता है कि परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बने, पर सबको ये अच्छा नहीं लगेगा। उसमें से एक कंट्री है, आप सबको पता है, पाकिस्तान। नेबरिंग पाकिस्तान विथ विच इंडिया हैज ट्रबल्ड रिलेशंस is not the only country that is reluctant to see India become a permanent veto member of the Security Council. आप ये मत समझ लीजिएगा केवल पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बने, और भी कई सारे कंट्रीज है। देखिए, ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया जब हम G4 ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बारे में बात किया था और कॉफी क्लब के बारे में बात किया था। G4 ग्रुप ऑफ कंट्रीज में कौन कौन है? इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। ये 4 कंट्रीज है जिनका सबसे ज्यादा क्लेम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का।
पर देखिए परमानेंट मेंबर अगर बनना है तो आप ही का जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनका अप्रूवल की जरूरत है। अब इंडिया को कौन अपोज करता है परमानेंट मेंबर बनने से? आपको पता है ये चाइना। चाइना क्यों अपोज करता है? चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो दोस्ती है ना उसकी वजह से। एक्चुअली पाकिस्तान अपोज करता है, पर पाकिस्तान चाइना को ये बोल के रखा है कि आप अपना वीटो पावर यूज करके इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं होने देना है। अब ये मत समझ लीजिएगा इधर पाकिस्तान ही कल्प्रिट है, और भी कई सारे कंट्रीज है दोस्तों जो इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर देखना नहीं चाहता है। उसमें मेजर तो एशियन कंट्रीज ही है। अब देखिए एशिया में जितने डेवलपिंग कंट्रीज है ना उन्हें चुगली होगा जब इंडिया जैसा एक डेवलपिंग कंट्री जाके परमानेंट मेंबर बनने से। पाकिस्तान तो प्रॉब्लम करता ही है, वो तो डायरेक्टली प्रॉब्लम करता है, डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि इंडिया को हम परमानेंट मेंबर बनने नहीं देंगे, और चाइना को जाके चुगली करता रहता है। तो पाकिस्तान को छोड़ के और भी कई सारे कंट्रीज है जो इंडिया बिड को अपोज करता है, वही मैं कह रहा हूं। ठीक है, नाउ सम कंट्रीज फॉर इंस्टेंस आर कंसर्न्ड अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज। अब देखिए इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन कैपेबल कंट्री है, एक न्यूक्लियर पावर है, ये बात आपको मालूम है। तो कुछ कंट्रीज का कहना यह है इंडिया जैसा एक न्यूक्लियर वेपन कैपेबल कंट्री को परमानेंट मेंबर बनाना सही नहीं है। ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इश्यूज चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया को अगर एक परमानेंट मेंबर आप बनाओगे तो ये सही नहीं रहेगा, ये कुछ कंट्रीज का कहना है। कुछ लोगों का कहना यह है if India is included then other emerging powers will have to be accommodated such as Brazil, Germany and Japan, perhaps even South Africa whom they oppose। अब देखिए इंडिया को अगर आप इंक्लूड करोगे तो और भी एमर्जिंग पावर्स है दुनिया में, जैसे कि ब्राजील है जो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, जर्मनी है जो एक यूरोपियन कंट्री है, जापान अगेन एक एशियन कंट्री है, इनको भी फिर अकोमोडेट करना पड़ेगा। इन तीनों को छोड़ के साउथ अफ्रीका को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक एमर्जिंग कंट्री है। वैसे इसके बारे में हम पहले डिस्कस किए थे G4 ग्रुप ऑफ नेशंस के बारे में, जिनका सबसे ज्यादा क्लेम है अभी के हिसाब से परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बनने का। G4 में कौन कौन है? इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान। पर देखिए इंडिया को जैसे पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज अपोज करते हैं ना, वैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान को भी कई सारे कंट्रीज अपोज करता है। ये स्लाइड देखिए, शायद आपको याद होगा वन ऑफ द प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील को अपोज करने वाले जो कंट्रीज है ना, इन्हें कॉफी क्लब या फिर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस बोलते हैं। इसमें करीब 40 कंट्रीज है एंड इस क्लब का प्राइम कंट्रीज है दोस्तों इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान। नाउ जर्मनीज बिड फॉर सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट मेंबरशिप को अपोज करता है इटली और स्पेन। इंडिया बिड को अपोज करता है पाकिस्तान, ब्राजील बिड को अपोज करता है अर्जेंटीना एंड जापान बिड को अपोज करता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और कनाडा एंड साउथ कोरिया तो सारे डेवलपिंग कंट्रीज को अपोज करता है। वो ये नहीं चाहता है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री कल जाके सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। तो अब वापस आते हैं, अब दुनिया में ऐसे भी कंट्रीज है जो ये चाहते हैं अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का किसी भी तरह का एक्सपांशन होता है उसमें अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से कंट्रीज होना चाहिए, क्योंकि आप ही के हिसाब से ये दो कॉन्टिनेंट है जिनका किसी भी तरह का परमानेंट मेंबरशिप नहीं है यूएनएससी में। ठीक है, सो गिवन दिस कंसर्न्स इट मे नॉट बी वेरी इजी फॉर इंडिया और एनीवन एल्स टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन इन नियर फ्यूचर। तो इतने सारे कंसर्न्स है दोस्तों, केवल इंडिया के लिए नहीं, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान के लिए कंसर्न है। तो ये सब कंसर्न्स देखते हुए, इतने सारा अपोजिशन देखते हुए ये नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनेंगे। फाइनली इधर एक टेबल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए। तो WTO के बारे में जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच सेट्स द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स को सेट करना ये WTO का काम है। ये 1995 में सेटअप हुआ था एज द सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स क्रिएटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो WTO से पहले एक गाट था, गाट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो 1995 में इसी का एक सक्सेसर बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 29 जुलाई 2016 के हिसाब से 164 मेंबर कंट्रीज है दोस्तों WTO में। ठीक है, एंड 164th कंट्री कौन था?
वो था अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जुलाई 2016 में WTO का मेंबर बना था। नाउ all decisions are taken unanimously, but the major economic powers such as US, EU and Japan have managed to use the WTO to frame rules of trade to advance their own interest। वैसे देखा जाएगा तो WTO में जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह होता है वो यूनानिमसली सब एक साथ लिया जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली अभी के हिसाब से दुनिया का जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स है ना, जैसे कि US हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, वो कभी कभी अपने इंटरेस्ट के लिए रूल्स ऑफ ट्रेड को चेंज करते हैं। मतलब इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है WTO में, ये कहा जा रहा है दोस्तों। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा कंप्लेन किया है WTO का जो प्रोसीजर्स है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, बिग पावर्स हमेशा WTO को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सबके रिगार्डिंग काफ़ी बार डेवलपिंग कंट्रीज ने कंप्लेन भी किया है। अब WTO के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, बताना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। किताब में जो दिया है वही मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट। अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करेंगे, द यूनाइटेड नेशंस इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।